पेटीएम के शेयर धारक जो है निराश होंगे। कल बजट के दिन तेज पिटाई हुई, 20% का सर्किट लगा, लोअर सर्किट, और आज भी ये शेयर 20% नीचे कारोबार कर रहा है। 487 रुपए का भाव है और इसकी वजह है आरबीआई की तरफ से एक सख्ती। लेकिन सख्ती कितनी गंभीर है, क्या पेटीएम के शेयर की आगे और पिटाई होगी और दबाव बनने की आशंका है, इस पर लेकर आए हैं एक खास इंटेलिजेंस रिपोर्ट। और 18 स्वदेश पर यह इंटेलिजेंस रिपोर्ट लेकर हाजिर है हमारी सहयोगी पूजा त्रिपाठी। पूजा, बहुत सीवियर हम कहेंगे स्टॉक की पिटाई हो रही है। 900 रुपए के ऊपर गया था, 52 वीक हाइक वहां का था, लेकिन अब तो 500 रुपए के भी नीचे है। क्या कंसर्न है आरबीआई की ओर से और अब कंपनी की रणनीति यहां से क्या होने वाली है? जी, पेटीएम के शेयर में भारी गिरावट देखने को मिल रही है और 2 दिनों में लगभग 36% ये टूट चुका है शेयर। अगर 52 हफ्ते के ऊपरी स्तर से देखें जो कि 998 रुपए था, वहां से शेयर अब तक 51% नीचे आ चुका है। ये जो आरबीआई ने सख्ती की है पेटीएम के ऊपर, उसके बाद हम देख रहे हैं कि स्टॉक में लगातार गिरावट बनी हुई है। पेटीएम पेमेंट्स बैंक में नए ग्राहक जोड़ने पर आरबीआई ने रोक लगा दी है और 29 फरवरी 2024 के बाद नया लोन देने और डिपॉजिट लेने पर भी रोक लगा दी है। हम आपको एक एक करके बताते हैं कि पेटीएम पेमेंट्स पर रोक कहां कहां पर लगाई गई है। यहां पर आप डिपॉजिट या क्रेडिट ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते, कस्टमर अकाउंट में टॉपअप नहीं हो सकता, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट पर, वॉलेट रिचार्ज पर और फास्टैग रिचार्ज पर भी रोक लगा दी गई है। तो काफी सारे इंपॉर्टेंट पेमेंट सर्विसेज हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, जिस पर की आरबीआई ने रोक लगा दी है। अब ये किस वजह से किया आरबीआई ने? क्योंकि आरबीआई पिछले काफी समय से मॉनिटर कर रही थी कि पेटीएम बैंक जो है वो नॉन कंप्लायंस और नियमों की अनदेखी कर रहा है। पिछले काफी समय से ये मामला सामने आ रहा है। सिस्टम ऑडिट रिपोर्ट के नियमों की भी लगातार अवहेलना की जा रही है। ऑडिट में सुपरवाइजरी खामियां भी यहाँ पर पता चली हैं, जिसके चलते ये रोक लगाई गई। हम आपको बता दें कि हाल फिलहाल में ऑलरेडी पेटीएम ने ये भी डिसीजन लिया था कि वो जो लो टिकट साइज लोन एक्सपोजर है वहां पर भी अपना एक्सपोजर कम करेंगे। तब भी हमने देखा था कि पेटीएम के स्टॉक में एक भारी गिरावट देखने को मिली थी और अब ये तो एक बहुत ही बड़ा सेटबैक आया है। हालांकि उसके बाद मैनेजमेंट की एक कॉन्फ्रेंस भी हुई थी, जिसमें कि उनका कहना है कि कुछ हफ्ते तक तो कारोबार पर असर पड़ेगा, लेकिन उनका कहना है कि मार्च तक चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी। वो रेगुलेटर के साथ बातचीत में भी हैं, थोड़ी और क्लैरिटी भी चाह रहे हैं रेगुलेटर के साथ में। लेकिन उनका कहना है कि आने वाले समय में कुछ इम्पैक्ट आएगा और एबिटा पर सालाना 300 से 500 करोड़ का असर देखने को मिल सकता है, ये मैनेजमेंट का कहना था। इस वजह से हम देख रहे हैं कि स्टॉक टूट रहा है काफ़ी समय से, क्योंकि एक बड़ा जो इनकी सर्विसेज है उस पर ये बैन लगा दी जा रही है, जिसमें कि रेवेन्यू में भी काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है। अगर हम इस तिमाही की बात करें तो पेमेंट सर्विसेज अकेले इनके रेवेन्यू में करीब 61% से ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है। तो आप समझ सकते हैं कि ये बहुत बड़ा फैसला था, बहुत बड़ी सख्ती की गई है और इनका जो कोर कारोबार है उस पर असर पड़ेगा, क्योंकि नोडल खाते भी बैंक ने आरबीआई ने उस पर पाबंदी लगा दी है। वहाँ पर भी एक समय के बाद ट्रांजेक्शन बंद हो जाएंगे, जो कि ई कॉमर्स कंपनियों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट अकाउंट होता है। यहाँ पर ब्रोकरेज की भी जो रिपोर्ट्स आई है, फिलहाल वो अंडरवेट हैं। जेपी मॉर्गन ने अपनी रेटिंग घटा दी है, न्यूट्रल से घटाकर अंडरवेट की दी है और लक्ष्य भी 600 का कर दिया है, 900 से घटाकर। जेफरीज ने भी 500 का लक्ष्य दिया है और एक्सिस 450 का लक्ष्य देख रही है। बिकवाली की राय उन्होंने यहाँ पर दी है। तो ब्रोकरेज हाउस की भी जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो भी नेगेटिव है और अब देखना होगा आने वाले समय में यहाँ पर किस तरह का डेवलपमेंट होता है, लेकिन फिलहाल के लिए एक बहुत ही नेगेटिव खबर है पेटीएम के लिए। ठीक है, शुक्रिया पूजा। तो पेटीएम के लिए आय का एक बड़ा स्रोत सूख रहा है और उसके चलते ब्रोकरेजेस को कंसर्न से एक्सिस कैपिटल ने 450 रुपए के टारगेट्स दिए हैं और जो बड़े विदेशी ब्रोकरेजेस हैं जेपी मॉर्गन या फिर जेफरीज, उनका भी भरोसा घटा है और रेटिंग अब है अंडर परफॉर्म की। ध्वनि, पहले आपके पास आएंगे, आप ज़रा ये बताइए कि जिनके पास पेटीएम के शेयर हैं, हालांकि अब तो सर्किट पर है, कुछ कर सकते नहीं हैं, लेकिन कितना वीक आपको शेयर दिख रहा है और कहाँ पर पोजीशन को बिल्कुल काट लेना चाहिए, निकल जाना चाहिए शेयर से? तो अभिषेक जी, यहाँ पे ओवरऑल चार्ट का स्ट्रक्चर तो एनालाइज करना अभी फिलहाल बहुत ही दूर की बात है, जिस हिसाब से स्टॉक के अंदर एक गिरावट देखने को मिल रही है और अभी इसको लिस्टिंग हुए हुए अभी 2 साल भी हुए हैं। तो ओवरऑल बॉटम जो है स्टॉक का यहाँ पे वो 440 के पास बना हुआ है। जिनके पास ऑलरेडी होल्डिंग है उन्हें तो कब का निकल ही जाना चाहिए था, बट अभी अभी अगर किसी ने
उम्मीद में होल्ड करके रखा हुआ है, तो जैसे ही स्टॉक अपने 440 के बॉटम्स यहाँ पे ब्रेक करता है, तो डेफिनिटली एग्जिट कर लेना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर जो फंडामेंटल न्यूज़ चल रही है, वो कितने समय तक यहाँ पे स्टॉक को इम्पैक्ट करेगी, वो हम अभी फिलहाल के लिए प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। तो टेक्निकली तो इसका जो ब्रेकडाउन है, वो यहाँ पे 600 के लेवल के पास ही आ चुका था। बट अभी भी फिलहाल किसी के पास है तो 440 तक थोड़ी-सी उम्मीद बनाए रखें, जो भी टूटने के आसार यहाँ पे ज़्यादा दिख रहे हैं। पेटीएम 440 रुपए पर नजर रखें। निमेश जी, विजय शेखर शर्मा ने जो कि सीईओ है पेटीएम के, उन्होंने एक ट्वीट भी किया था। उन्होंने लिखा था कि हर बदलाव के लिए एक समाधान होता है और हम हर नियम कानून के दायरे में रहते हुए देश की सेवा करते रहेंगे। ये उन्होंने अपने जो कर्मचारी उनको भरोसा देने की कोशिश है, जो निवेशक है उनको भरोसा देने की कोशिश है। लेकिन आपको क्या लगता है कि मुश्किलें थमेंगी? और ये सवाल इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं ना, जो खबर नहीं देखते, खबर की गंभीरता को नहीं समझते और देखते हैं अच्छा भाव 30-40% नीचे आ गया, एंट्री कर लेते हैं। क्या सलाह देंगे उनको? देखिए, जो रिटेल निवेशक है, खास करके मेरी सलाह वो यही रहेगी कि जब भी मार्केट कॉरपोरेट गवर्नेंस का कहीं पर भी इश्यू रहता है, वहाँ पर स्टॉक को पनिशमेंट देता ही है। सेकंड थिंग, अगर आप वैल्यूएशन की बात करें, एक लॉस मेकिंग कंपनी है और फिनटेक के अंदर ये जो वैल्यूएशन पे ऊपर कॉर्पोरेट गवर्नेंस आएगा तो डेफिनेटली स्टॉक के अंदर जो है वो करेक्शन आएगा, ऐसा मेरा क्लियर मानना है। तो मुझे लग रहा है कि फ़िलहाल ये काउंटर से दूर रहना चाहिए, क्योंकि जो कुछ भी आरबीआई ने रेगुलेशन दिए हैं, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं उसके ऊपर से कंप्लाइंस पॉइंट ऑफ व्यू से कब रिजोल्व होंगे वो कहीं ना डिफ़िकल्ट है। 3 महीने लगेंगे, 6 महीने लगेंगे, 1 साल लगेगा, कहीं ना डिफ़िकल्ट है। तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं एक शॉर्ट टू मीडियम टर्म आउटलुक है वो नेगेटिव है स्टॉक के अंदर, और फिलहाल एग्जिट की राय बनेगी, मेरा ऐसा क्लियर मानना है। काफ़ी अनिश्चितता है यहाँ पर। इस Yes. पूरे सेक्टर में फिर आपकी पिक क्या होगी, अगर हमें फिनटेक स्पेस में या न्यू एज कंपनियों की स्पेस में कुछ देखना हो तो? देखिए, अगर फाइनेंशियल या फिनटेक स्पेस के अंदर ही इन्वेस्टमेंट करना है तो मुझे लग रहा है कि काफ़ी वैल्यूएशन वाइज अगर पर्टिकुलरली मैं बात करूं तो मुझे लग रहा है कि पीएसयू बैंक्स जो है वो मच चीपर रेट पे अवेलेबल है वैल्यूएशन कंफर्ट के हिसाब से। तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं पीएसयू बैंक्स के अंदर जाना चाहिए, ऐसा मेरा क्लियर मानना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारे दर्शक जो लाइव करते हैं, दिल्ली से जैन साहब हैं। नमस्कार सर। हाँ, नमस्कार कविता जी और नमस्कार अभिषेक जी। आप हमेशा एवर स्माइलिंग फेस है, हमारा टेंशन तो वैसे ही दूर हो जाता है आपसे बात करके। तो मेरे कविता जी 2-3 प्रश्न हैं। एक तो मैंने एशियन पेंट लिए थे 10 शेयर 3185 में, बड़ी रिकमेंड कर रहे थे सारे एक्सपर्ट। और फिर एसबीआई कार्ड तो मेरे पास 4-5 साल से पड़ा हुआ है, 800 प्लस रेट पे 20 शेयर हैं। मैं ये समझ में नहीं आ रहा आखिर लॉन्ग टर्म की क्या तो परिभाषा है, कब तक इनको करें। और देखिए, एशियन पेंट को सब लोग बता रहे थे ये शेयर इतना बढ़िया है, एसबीआई कार्ड को फ्यूचर का शेयर, और एक एचडीएफसी बैंक मैंने 1660 में लिए। हर जितने एक्सपर्ट थे कह रहे थे 2100 का इसका टारगेट, 2200 का टारगेट। 15 दिन पहले ऐसा क्या फसाई के 300-300 रुपए एशियन पेंट में भी गिर गए, एचडीएफसी बैंक में भी। तो डर लगता है कई बार कविता जी और अभिषेक जी। अब यहाँ पे एक्सपर्ट हमारे बैठे हैं तो वही बताएंगे क्या करें इनका। और ऐसे में अगर इनको बेच के निकले तो कौन से ऐसे शेयर हैं जो श्योर शॉट कि हमें कुछ उसमें 2 पैसे बच सके। बहुत उम्दा जैन साहब, आपको अपनी दुखती रख पता है, उसको आपने बखूबी बयान भी किया है और सही सलाह भी हमसे मांगी है। मैं तो दोनों ही एक्सपर्ट से आपके लिए राय लूंगी। सबसे पहले ध्वनि आपके पास आती हूँ, दोनों में ही घाटे में हैं। लॉन्ग टर्म निवेशक भले ही ये हो, लेकिन जब गिरावट देखते हैं ना अपने स्टॉक की कीमतों में, तो थोड़ा सा तो बीपी हाई हो ही जाता है, रातों की नींद तो उड़ ही जाती है। ध्वनि, अब एशियन पेंट एसबीआई कार्ड, एशियन पेंट में इनकी जो खरीद है वो 3185 की है, एसबीआई कार्ड में 861 की है, बताइए। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी जैन साहब से कि आप जो लॉन्ग टर्म का नजरिया यहाँ पे मान के चल रहे हैं तो एटलीस्ट आपको 1 साल तो देना पड़ेगा, क्योंकि गाइडलाइंस कहती है कि 1 साल के बाद लॉन्ग टर्म यहाँ पे माना जाता है। तो 1 साल तक का तो समय आपको देना पड़ेगा किसी भी स्टॉक को।
ओवरऑल यहाँ पे दोनों ही स्टॉक के अगर हम चार्ट स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो सबसे पहले एसबीआई कार्ड को अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो एसबीआई कार्ड में डेफिनेटली यहाँ पे एक डाउनवर्ड ट्रेंड देखने को मिल रहा है, बट ओवरऑल स्टॉक ने जो है यहाँ पे 690 के पास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल बनाया हुआ है। तो एसबीआई कार्ड में डेफिनेटली एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है। इनकी जो होल्डिंग प्राइस है, बाइंग प्राइस है, जहां से ये अभी फिलहाल के लिए नीचे की तरफ चल रहा है, बट ओवरऑल नीचे 690 के पास अपना स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली बनाए रखे और इसको होल्ड करिए। जो इनका बिजनेस पर्सपेक्टिव है वो भी लंबी अवधि का है, तो इस हिसाब से इसके अंदर आपको एक अपसाइड मोमेंटम देखने को मिलेगा। जैसे ही स्टॉक ऊपर की तरफ में यहाँ पे 790 के लेवल्स को ब्रेक करता है, इसके अंदर एक न्यू स्पॉट ऑफ मोमेंटम आएगा और एक आपको बुलिश रैली देखने को मिलेगी। तो मेरी तरफ से एसबीआई कार्ड को होल्ड करने की सलाह रहेगी, जिसमें आपको 690 का स्टॉप लॉस लेके चलना है। दूसरा, आप यहाँ पे बात कर रहे थे एचडीएफसी बैंक। तो एचडीएफसी बैंक में डेफिनेटली रिजल्ट्स के चलते हुए इसके अंदर एक गिरावट देखने को मिली थी। बैक टू बैक हमें देखने को मिला था मल्टीपल सेशंस में, जहां पे स्टॉक ने 1700 के अपने लेवल्स को यहाँ पे ब्रीच नहीं करा था, जो ऊपर रेजिस्टेंस का काम कर रहे थे। और ये रेजिस्टेंस हमें काफी टाइम से देखने को मिल रहा था, स्टार्टिंग ऑफ द ईयर से ही, कि 1700 एचडीएफसी बैंक में एक रेजिस्टेंस है। तो वहां से स्टॉक नीचे की तरफ फिसला था, बट नीचे की तरफ स्टॉक ने कभी भी वीकलीज पे अपनी 200 की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को ब्रेक नहीं करा है। और इस हफ्ते भी हमें देखने को मिल रहा है, पिछले और इस हफ्ते दोनों, कि स्टॉक अपनी 200 की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को नीचे की तरफ ब्रेक नहीं कर रहा है। तो एचडीएफसी बैंक को भी डेफिनेटली यहाँ पे होल्ड करने की सलाह रहेगी लॉन्ग टर्म के लिए। तो ये पोर्टफोलियो में मस्ट हैव स्टॉक्स में भी हमेशा रेकमेंड करा जाता है। तो नीचे की तरफ आप इसके अंदर स्टॉप लॉस जो है वो 1400 का स्टॉप लॉस लगाए और इसको भी आप होल्ड करें।